सोचो एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मशीन के दरमियान फर्क ही खत्म हो चुका हो। ये कहानी फ्यूचर की है, 26th सेंचुरी की, जब दुनिया वो नहीं रही जो हम आज देखते हैं। बहुत साल पहले एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, इतनी खतरनाक कि पूरी सिविलाइजेशन हिलकर रह गई। शहर तबाह हो गए, कंट्रीज खत्म हो गई, और जो बचा वो या तो जमीन के नीचे दबा हुआ था या आसमां में उठा हुआ। इस जंग के बाद दुनिया दो हिस्सों में बैठ गई। ऊपर आसमां में एक शहर बना जिसे जालिम कहा जाता है। ये शहर हवा में तैरता रहता है, बिल्कुल खुदा के शहर जैसा लगता है। नीचे जमीन पर एक और शहर है जिसका नाम आयरन सिटी है, जो असल में जालिम का शैडो है, उसका कचरा है, उसका वेस्ट है। आयरन सिटी में रहने वे लोग जालिम को जन्नत समझते हैं। उनके लिए जालिम एक सपना है। हर इंसान का एक ही ख्वाब होता है कि काश एक दिन उसको जालिम जाने का मौका मिल जाए। लेकिन असल सच ये है कि जालिम वालों के लिए नीचे रहने वे लोग सिर्फ चीजन है, रिसोर्सेस है, मशीन्स है, इंसान नहीं। आयरन सिटी एक बहुत गंदी, नॉइजी और डेंजरस जगह है। हर तरफ लोहा, स्मोक, ब्रोकन बिल्डिंग्स, पुराने रोबोट्स और साइबोर्ग पार्ट्स बिखारे हुए हैं। यहाँ लोग इतने गरीब हैं कि अपना जिस्म भी बेच देते हैं। कोई अपना हाथ मशीन से रिप्लेस करवा लेता है, कोई अपनी आंखें, कोई अपना दिल। यहाँ सवाल ये नहीं होता कि तुम इंसान हो या नहीं, यहाँ सवाल होता है कि तुम कितनी मशीन बन चुके हो। इस शहर में एक आदमी रहता है जिसका नाम डॉक्टर डिसन इदो है। वो एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है और साइबोर्ग पार्ट्स रिपेयर करता है। दिन में वो लोगों की मदद करता है, लेकिन रात में वो अक्सर स्क्रैप यार्ड जाता है, जहाँ आसमां से जालिम का कचरा गिरता रहता है। वो वहाँ से पुराने पार्ट्स, ब्रोकन मशीन्स और टेक्नोलॉजी उठाकर अपनी वर्कशॉप में लाता है। डॉक्टर इदो के चेहरे पर हमेशा थकान और दर्द होता है। उसकी जिंदगी में कोई गहरा जख्म है जो वो किसी को नहीं बताता। एक दिन जब वो स्क्रैप यार्ड में होता है, उसकी नजर एक अजीब चीज पर पार्ट 1 है। आयरन के ढेर के बीच एक साइबोर्ग लड़की का सिर्फ सर और दिमाग पड़ा होता है। उसका पूरा बॉडी खत्म हो चुका होता है, लेकिन दिमाग बिल्कुल सेफ होता है। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि उसकी आंखें जिंदा होती है। उस वक्त डॉक्टर इदो को नहीं पता होता कि वो क्या चीज उठा रहा है। वो सिर्फ इतना महसूस करता है कि ये कोई नॉर्मल साइबोर्ग नहीं है। वो उस दिमाग को अपने साथ घर ले आता है। उसके पास एक पुराना साइबोर्ग बॉडी होता है जो उसने बहुत साल पहले अपनी बेटी के लिए बनाया होता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल भरी यादों के साथ वो उस दिमाग को उस बॉडी में फिट करता है। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो साइबोर्ग लड़की आंखें खोलती है। वो जिंदा होती है। उसकी आंखों में हैरानी होती है, मासूमियत होती है। उसका पहला सवाल होता है, मैं कौन हूँ? उसको कुछ याद नहीं होता, ना अपना नाम, ना अपना पास्ट, ना अपनी दुनिया। वो बिल्कुल एक बच्ची की तरह होती है जो इस दुनिया में नई आई हो। डॉक्टर इदो उसका नाम अलिता रखता है, अपनी मर चुकी बेटी की याद में। अलिता धीरे धीरे चलना सीखती है, बोलना सीखती है और इस अजीब दुनिया को देखना शुरू करती है। वो आयरन सिटी के लोगों को देखती है, आधी मशीन जिंदगियाँ, लोगों के चेहरों पर गुस्सा, लालच और दर्द। अलिता सब कुछ मासूम नजर से देखती है, हर चीज पर सवाल करती है। जब वो ऊपर आसमां में जालिम को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो पूछती है कि वहाँ कौन रहता है। डॉक्टर इदो थोड़ा रुककर जवाब देता है कि वहाँ परफेक्ट लोग रहते हैं। लेकिन उसकी आवाज में खुशी नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है, क्योंकि वो जानता है कि जालिम सिर्फ एक झूठ है, एक धोखा है। अलिता को अभी ये नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग है। वो सिंपल चलती फिरती लड़की नहीं है। उसके मूव्स परफेक्ट है, उसका बैलेंस स्ट्रॉन्ग है और कभी कभी उसके रिएक्शंस इतने फास्ट होते हैं कि डॉक्टर इदो खुद हैरान रह जाता है। ये सब देखकर लगता है कि अलिता के अंदर कोई सोल्जर छुपा हुआ है जो अभी सो रहा है। आयरन सिटी एक डेंजरस जगह है। यहाँ हंटर्स रहते हैं जो पैसे के लिए लोगों को मार देते हैं। यहाँ रात के वक्त बाहर निकलना मौत को दवत दीन जैसा होता है। डॉक्टर इदो अलिता को वार्न करता है कि वो रात को बाहर ना जाए, लेकिन अलिता के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। वो इस दुनिया को समझना चाहती है, वो जानना चाहती है कि लोग इतने जालिम क्यों हो गए हैं। अलिता अब धीरे धीरे आयरन सिटी की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होती है। वो डॉक्टर इदो के साथ रहती है, उसकी मदद करती है और हर दिन नए सवाल उसके दिमाग में पैदा होते रहते हैं। उसको अभी भी अपना पास्ट याद नहीं, लेकिन उसका दिल महसूस करता है कि वो इस शहर से अलग है। वो जब भी चलती है, भागती है या सिर्फ खड़ी होती है, उसके मूवमेंट्स परफेक्ट होते हैं, जैसे उसका जिस्म किसी जंग के लिए बना हो। एक दिन अलिता बाहर निकलती है और उसकी मुलाकात एक लार्क से होती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो आयरन सिटी का रहने वाला है, सिंपल सा लड़का, लेकिन सिस्टम से थोड़ा अलग सोचता है। वो अलिता को शहर दिखता है, उसको बताता है कि लोग कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए लाट है। अलिता को ह्यूगो के साथ पहली बार नॉर्मल इंसानी फीलिंग महसूस होती है। वो हंसना सीखती है, दोस्ती क्या होती है ये समझने लगती है। ह्यूगो अलिता को बताता है कि उसका सपना जालिम जाना है। वो कहता है कि एक दिन वो इतना पैसा कमा लेगा कि अपना बॉडी अपग्रेड करवाकर जालिम पहुंच जाएगा। अलिता मासूमियत से उसकी बात सुन लेती है। उसको लगता है कि शायद जालिम वकाई एक बेहतर जगह होगी, लेकिन ह्यूम धीरे धीरे समझ आने लगता है कि आयरन सिटी के लोगों के सपने ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी दौरान अलिता को पहली बार शहर की असल डार्कनेस दिखती है। एक रात वो डॉक्टर इदो के पीछे पीछे छुपकर निकल जाती है। डॉक्टर इदो रात के वक्त बिल्कुल अलग इंसान होता है। वो असल में एक हंटर वॉरियर होता है जो क्रिमिनल्स और किलर्स को मारकर खत्म करता है। आयरन सिटी में लॉ सिर्फ पैसा है और हंटर वॉरियर्स पैसे के लिए या जस्टिस के नाम पर लॉग ऑन को मारते हैं। अलिता जब ये सब देखती है तो शॉक में आ जाती है। वो डॉक्टर इदो से पूछती है कि वो लोगों को क्यों मार रहा है।
डॉक्टर इदो उसको समझता है कि ये लोग शहर के लिए खतरनाक है, लेकिन अलिता का दिल ये बात पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करता। उसके लिए हर जिंदगी की वैल्यू होती है, चाहे वो आदमी हो या साइबोर्ग। इसी रात उन पर एक डेंजरस साइबोर्ग अटैक करता है। ये पहली बार होता है जब अलिता के अंदर का असली वॉरियर जागता है। वो बिना सोचे समझे फाइट में कूद जाती है। उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसके मूव्स, सब कुछ नॉन ह्यूमन होता है। डॉक्टर इदो खुद हैरान रह जाता है। अलिता इस एनिमी को डिफीट कर देती है, लेकिन खुद भी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। इस फाइट के बाद एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। अलिता को पता चलता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल साइबोर्ग नहीं है। उसके अंदर एक पुरानी फाइटिंग आर्ट है जिसे पैंजर कुंस्ट कहा जाता है, जो सिर्फ एलिट वॉरियर्स को सिखाई जाती थी। ये फाइटिंग स्टाइल नॉर्मल नहीं होती, ये वॉर के लिए होती है। इसका मतलब ये होता है कि अलिता का पास्ट किसी बड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर इदो फाइनली माना पड़ता है कि वो अलिता से सच छुपा रहा था। वो उसको बताता है कि दुनिया पहले एक बहुत बड़ी वॉर का शिकार हुई थी और उस वॉर में बहुत एडवांस्ड सोल्जर्स थे। अलिता उन्हीं सोल्जर्स में से एक हो सकती है। लेकिन डॉक्टर इदो नहीं चाहता कि अलिता अपनी जिंदगी डेंजर में डाले। वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो अलिता में अपनी बेटी को देखता है। अलिता लेकिन अब पीछे हटने वाली नहीं होती। उसको महसूस होता है कि अगर वो पावरफुल है तो उस पावर का उसे घातक चीजों के खिलाफ होना चाहिए। वो हंटर वॉरियर बनने का फैसला करती है। इस फैसले से डॉक्टर इदो बहुत अपसेट होता है, लेकिन वो अलिता को रोक भी नहीं सकता। हंटर वॉरियर बनने के बाद अलिता आयरन सिटी के असल मॉन्स्टर्स से मिलती है। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ पैसाई के लिए मारते हैं, जिनके लिए इंसान और मशीन में कोई फर्क नहीं होता। हर फाइट में अलिता ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है और हर फाइट उसके दिमाग के किसी कोने को जगा देती है। छोटी छोटी फ्लैशेस आने लगती है, वॉर के सीन्स, सोल्जर्स, एक्सप्लोजन्स और एक बहुत पावरफुल एनिमी का एहसास। इसी बीच ह्यूगो का डार्क साइड भी सामने आता है। अलिता को पता चलता है कि ह्यूगो असल में साइबोर्ग पार्ट्स चुराकर बेचता है। वो लोगों को मारने में डायरेक्टली शामिल नहीं होता, लेकिन उसका काम भी खून से जुड़ा होता है। अलिता इस बात से बहुत हर्ट होती है क्योंकि वो ह्यूगो को अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन ह्यूगो अपना डिफेंस देता है कि आयरन सिटी में जिंदा रहने के लिए गलत काम करना पड़ता है। यही से अलिता को इस दुनिया का असली रूल समझ आता है। यहाँ या तो तुम सिस्टम का हिस्सा बनो या फिर सिस्टम तुम्हें कुचल देता है। लेकिन अलिता तीसरा रास्ता चुननी है। वो कहती है कि वो सिस्टम का हिस्सा भी नहीं बनेगी और ना ही चुपचाप कुचली जाएगी। वो लड़ना चाहती है। अलिता अब सिर्फ एक नई जिंदगी शुरू करने वाली लड़की नहीं रहती, अब वो आयरन सिटी में पहचानी जाने लगती है। लोग उसको देखकर या तो डर जाते हैं या फिर उसके पीछे बातें करते हैं। हंटर वॉरियर बनने के बाद उसका नाम धीरे धीरे शहर में फैलने लगता है। हर फाइट के बाद उसका अंदाज और ज्यादा डेंजरस होता जाता है, लेकिन उसका दिल अभी भी मासूम रहता है। यही चीज उसको बाकी सबसे अलग बनती है। अलिता जब भी फाइट करती है उसको अजीब अजीब फ्लैशेस आने लगती है। कभी उसको लगता है जैसे वो किसी और दुनिया में खड़ी है। हर तरफ बर्फ, हर तरफ लाशें और आसमां से आग गिर रही है। उसको लगता है जैसे वो किसी बहुत बड़ी वॉर का हिस्सा थी। ये यादें क्लियर नहीं होती, सिर्फ एहसास होता है, लेकिन हर बार उसका दिल ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी दौरान आयरन सिटी में एक बहुत खतरनाक गेम का नाम लिया जाने लगता है, जिसे मोटर बॉल कहते हैं। ये गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये जिंदगी और मौत का खेल होता है। लोग व्हील्स पर तेज स्पीड से लाट है गिरते हैं, एक दूसरे को कुचल देते हैं। सिर्फ एक ही वजह होती है इस गेम की पॉपुलैरिटी की, और वो है जालिम। जो मोटर बॉल का चैंपियन होता है उसको जालिम जाने का मौका मिलता है। इस वजह से हर कोई अपनी जान दांव पर लगा देता है। ह्यूगो का सपना भी मोटर बॉल से जुड़ा होता है। वो कहता है कि अगर वो मोटर बॉल जीत गया तो वो जालिम चला जाएगा। अलिता उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। उसको लगता है कि ह्यूगो भी उसी धोखे में जी रहा है जिसमें बाकी शहर, लेकिन वो उसको फोर्स नहीं करती क्योंकि अलिता अभी भी इंसानी चॉइसेस का एहतराम करती है। डॉक्टर इदो अलिता को मोटर बॉल से दूर रखना चाहता है। वो जानता है कि ये गेम सिर्फ लोगों को मारने के लिए बनाया गया है, लेकिन अलिता का दिल इस गेम की तरफ खींचता है। उसको लगता है कि मोटर बॉल उसके लिए सिर्फ गेम नहीं बल्कि अपनी ताकत को समझने का एक तरीका है। जब वो मोटर बॉल ट्रैक पार उतारती है तो उसका जिस्म बिल्कुल परफेक्ट मूव करता है, जैसे ये चीज उसके लिए ही बनी हो। इसी वक्त आयरन सिटी में एक और डार्क चीज सामने आती है। एक मिस्टेरियस पावर सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है। लोग उसको सिर्फ एक नाम से जानते हैं, नोवा। कोई उसका चेहरा नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं कि जो नोवा के खिलाफ जाता है वो जिंदा नहीं रहता। ये सिस्टम का असली मलिक होता है, जो ऊपर जालिम में बैठकर नीचे वालों को अपनी उंगलियों पर नाचता है। अलिता धीरे धीरे इस बात को समझने लगती है कि फाइट्स सिर्फ स्ट्रीट्स में नहीं हो रही, असल जंग दिमाग और कंट्रोल की है। जो लोग जालिम के सपने में जी रहे होते हैं उनको इजीली यूज किया जा सकता है। हंटर वॉरियर्स भी असल में नोवा के खेल का हिस्सा होते हैं, चाहे उनको खुद ये बात समझ आए या नहीं। अलिता जब मोटर बॉल में पार्टिसिपेट करती है तो वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलती, वो लोगों के लिए खेलती है, उनके लिए जो सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं। हर रेस के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। लोग पहली बार किसी को सिर्फ जालिम के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए लड़ते हुए देखते हैं। इसी बीच अलिता और ह्यूगो का रिश्ता और गहरा हो जाता है। ह्यूगो अलिता से वादा करता है कि वो गलत काम छोड़ देगा, लेकिन आयरन सिटी में वाडाई ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। एक रात ह्यूगो फिर से उस दुनिया में फंस जाता है जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। उसकी लालच, उसका जालिम का सपना और सिस्टम का प्रेशर उसको घाटियों की तरफ ले जाता है। अलिता को जब ह्यूगो की सच्चाई का पूरा अंदाजा होता है तो वो टूट जाती है।
उसको लगता है कि वो जिस इंसानियत को बचाना चाहती है वो खुद ही खुद को मार रही है। लेकिन इसी दर्द में अलिता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो सिर्फ फाइटर्स से नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम से लड़ाएगी। इस पार्ट के एंड पर अलिता एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। वो अपनी पुरानी लाइफ को छोड़कर अपनी असली ताकत को एक्सेप्ट करने का सोचती है। वो जानती है कि आगे का रास्ता आसान नहीं, लेकिन वो पीछे भी नहीं जा सकती। उसकी आंखों में अब डर कम और जुनून ज्यादा होता है। यही से कहानी और डार्क हो जाती है, क्योंकि अलिता के दुश्मन अब सिर्फ स्ट्रीट्स के क्रिमिनल्स नहीं रहते। अब उसके सामने वो पावर खड़ी होती है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही होती है। और जब एक लड़की जो अपनी इंसानियत नहीं भूलती इस सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है तो सिर्फ शहर नहीं तारीख भी हिलने वाली होती है। अलिता अब पूरी तरह समझ चुकी होती है कि आयरन सिटी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जाल है। हर शख्स किसी न किसी तरह इस सिस्टम में फंसा हुआ है। कोई जालिम के सपने में, कोई पैसाई के लालच में और कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए। अलिता जब मोटर बॉल ट्रैक पार उतारती है तो उसको लगता है जैसे ये उसके लिए ही बना हो। उसकी स्पीड, उसका बैलेंस और उसका कंट्रोल इतना परफेक्ट होता है कि लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। मोटर बॉल अब अलिता की जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। हर मैच के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। लोग उसको सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि उम्मीद की तरह देखने लगते हैं। पहली दफा आयरन सिटी के लोग किसी ऐसे शख्स को फॉलो कर रहे होते हैं जो सिर्फ जालिम जाने के लिए नहीं लार रहा होता। अलिता उनके लिए लार रही होती है जो नीचे रहकर भूल गए होते हैं कि उनकी भी कोई वैल्यू है। इसी दौरान डॉक्टर इदो के लिए सबसे मुश्किल वक्त शुरू होता है। वो देख रहा होता है कि अलिता धीरे धीरे उस दुनिया में जा रही है जहाँ से शायद वापस ना आए। वो उसको समझता है, वार्न करता है, लेकिन अलिता का फैसला पक्का होता है। वो कहती है कि अगर वो अपनी ताकत का उसे नहीं करेगी तो वो कभी अपनी असल पहचान नहीं समझ पाएगी। इसी वक्त एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। अलिता को उसका असली बैटल बॉडी मिलता है जो पुरानी वॉर के दौरान बनाया गया होता है। ये बॉडी नॉर्मल साइबोर्ग बॉडी से बहुत ज्यादा एडवांस्ड होता है। ये बॉडी सिर्फ ताकत नहीं देती बल्कि अलिता के दिमाग के बंद दरवाजे भी खोलना शुरू कर देती है। उसको और ज्यादा क्लियर फ्लैशेस आने लगती है, सोल्जर्स, कमांडर्स और एक मिशन जो अधूरा रह गया होता है। अब अलिता सिर्फ आयरन सिटी की फाइटर नहीं रहती, अब वो असल में एक वॉरियर बन चुकी होती है। उसकी हर मूवमेंट में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन उसके दिल में अब भी इंसानियत होती है। ये चीज उसको और ज्यादा डेंजरस बना देती है, क्योंकि जो वॉरियर अपने दुश्मन को भी महसूस कर सकता हो वो कभी अंधा नहीं होता। इसी बीच ह्यूगो की कहानी एक डार्क टर्न लेती है। ह्यूगो का जालिम का सपना उसको अंधा कर देता है। वो फिर से गलत लोगों के साथ मिल जाता है। उसको ये झूठ बेचा जाता है कि अगर वो एक और काम कर लेगा तो उसका रास्ता जालिम के लिए खुल जाएगा। ह्यूगो अलिता से झूठ बोलता है और ये झूठ धीरे धीरे उनके रिश्ताई को तोड़ना शुरू कर देता है। अलिता जब ह्यूगो के इस डार्क साइड को पूरी तरह देखती है तो वो उसको रोकना चाहती है। वो उसको समझती है कि जालिम सिर्फ एक धोखा है, लेकिन ह्यूगो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए जालिम एक जगह नहीं बल्कि एस्केप होता है, आयरन सिटी से, गरीबी से और अपनी जिंदगी से। और फिर वो दिन आता है जो अलिता की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन होता है। ह्यूगो फिर से साइबोर्ग पार्ट्स चुरा रहा होता है और इस दौरान एक चेस शुरू होती है। हंटर, वॉरियर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और सिस्टम के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अलिता ह्यूगो को बचाने के लिए सब कुछ डॉन पर लगा देती है। चेस के दौरान ह्यूगो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसका बॉडी टूटना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके अपग्रेड्स चीप और अनस्टेबल होते हैं। अलिता अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको संभलती है, लेकिन सिस्टम उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। आखिरकार ह्यूगो गिर जाता है और अलिता उसको पाकर लेती है। वो दोनों एक लम्हे के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ह्यूगो इस वक्त पहली बार सच मानता है। वो कहता है कि उसको जालिम नहीं चाहिए था बल्कि एक बेहतर जिंदगी चाहिए थी। अलिता उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन वक्त उनके हक में नहीं होता। ह्यूगो अलिता के हाथों में अपनी आखिरी सांस लेता है। उसका सपना, उसकी जिंदगी, सब कुछ वही खत्म हो जाता है। ये लम्हा अलिता को अंदर से तोड़ देता है। उसको लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ सिस्टम के लिए है और जो सिस्टम के खिलाफ जाता है वो या तो मर जाता है या टूट जाता है। ह्यूगो की मौत अलिता के लिए सिर्फ पर्सनल लॉस नहीं होती बल्कि एक वेकअप कॉल होती है। अब अलिता के लिए बात सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रहती, अब बात इंसाफ की होती है। वो डिसाइड करती है कि वो सिर्फ मोटर बॉल नहीं खेलेगी बल्कि इस सिस्टम के खिलाफ खड़ी होगी जो लोगों के सपनों को उनके खिलाफ उसे करता है। उसकी आंखों में अब आंसू कम और आग ज्यादा होती है और कहानी यहाँ से अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू करती है, क्योंकि अलिता ने अब अपना सबसे प्यारा चीज खो दी होती है। और जब कोई वॉरियर अपना सब कुछ खो देता है तो वो या तो टूट जाता है या फिर लेजेंड बन जाता है। ह्यूगो की मौत के बाद अलिता के अंदर कुछ हमेशा के लिए बादल जाता है। पहले वो दुनिया को मासूम नजर से देखती थी, अब वो दुनिया को समझ चुकी होती है। उसको अब क्लियर हो जाता है कि आयरन सिटी सिर्फ गरीबी का शहर नहीं बल्कि एक ऐसी जेल है जहां लोगों को उनके सपनों से कंट्रोल किया जाता है। जालिम का ख्वाब ही असल जंजीर है जो नीचे रहने वालों को गुलाम बनाए रखता है। अलिता अपने दर्द को छुप नहीं करती, वो उस दर्द को अपनी ताकत बना लेती है। ह्यूगो के जनाजे के बाद वो चुपचाप मोटर बॉल ट्रैक पार वापस आती है, लेकिन इस दफा उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं होता, इस दफा वो सिस्टम को चैलेंज कर रही होती है। हर रेस में वो और ज्यादा ब्रूटल और ज्यादा फोकस्ड होती जाती है। उसकी आंखों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होती, सिर्फ एक सवाल होता है कि ये सब का जिम्मेदार कौन है।
डॉक्टर इदो अलिता को देखकर समझ जाता है कि वो अब उसको रोक नहीं सकता। वो जानता है कि अलिता का रास्ता अब सीधा जालेम की तरफ जा रहा है, चाहे फिजिकली हो या सिंबॉलिकली। वो अलिता को अपनी पूरी सच्चाई बता देता है। वो मानता है कि वो पहले भी हंटर वॉरियर था और नोवा के सिस्टम का हिस्सा रह चुका है। वो ये भी मानता है कि जालिम असल में परफेक्ट शहर नहीं बल्कि एक कोल्ड मशीन है जो नीचे वालों को सिर्फ फ्यूल की तरह उसे करती है। अलिता को धीरे धीरे नोवा का असल खेल समझ आता है। नोवा खुद जमीन पर नहीं आता, वो दूसरों के जिस्म और चेहरों के जरिए बात करता है। कभी कोई पावरफुल हंटर, कभी कोई लीडर, कभी कोई दोस्त जैसा शख्स। नोवा का सबसे बड़ा वेपन गन्स या रोबोट्स नहीं होते बल्कि लोगों के सपने होते हैं। वो उन्हीं सपनों को उनके खिलाफ उसे करता है। मोटर बॉल के फाइनल मैचेस के दौरान अलिता पूरी आयरन सिटी की नजर बन जाती है। लोग उसको सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक निशानी समझने लगते हैं। एक ऐसी लड़की जो दिखाती है कि सिस्टम को चैलेंज किया जा सकता है। ये बात जालिम तक भी पहुंच जाती है। नोवा अलिता को एक थ्रेट समझने लगता है, क्योंकि जो शख्स लॉगऑन को सोचना सिखा दे वो सबसे खतरनाक होता है। फाइनल रेस के वक्त मोटर बॉल ट्रैक जैंग का मैदान बैठ जाता है। हर कॉम्पिटिटर सिर्फ अलिता को गिरना चाहता है। अटैक्स, ट्रैप्स और चीटिंग सब कुछ होता है, लेकिन अलिता हर बार गिरकर दोबारा उठती है। उसका बॉडी डैमेज होता है लेकिन उसका इरादा नहीं टूटता। हर दफा जब वो खड़ी होती है लगता है जैसे वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए खड़ी हो रही हो जो बोल नहीं सकते। रेस के दौरान नोवा डायरेक्ट तौर पर अलिता से बात करता है, दूसरे के जिस्म के जरिए। वो अलिता को ऑफर देता है कि अगर वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो उसको सब कुछ मिल सकता है, पावर, सेफ्टी और शायद जालिम तक का रास्ता भी। लेकिन अलिता मुस्कुराती है। वो कहती है कि उसको जालिम नहीं चाहिए, उसको सच चाहिए। ये बात नोवा को गुस्सा दिला देती है, क्योंकि पहली बार कोई उसके झूठ को मानने से इनकार कर रहा होता है। फाइनल मोमेंट में अलिता रेस जीत जाती है। वो चैंपियन बन जाती है। पूरा आयरन सिटी उसका नाम लेता है। लेकिन यहाँ एक और सच सामने आता है। चैंपियन बनने का मतलब तुरंत जालिम जाना नहीं होता। जालिम फिर भी अपनी मर्जी करता है। ये एक और प्रूफ होता है कि सिस्टम हमेशा झूठ बोलता है। अलिता इस जीत को एक्सेप्ट करती है लेकिन सेलिब्रेशन नहीं करती। वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर आसमां की तरफ देखती है, सीधा जालिम की तरफ। उसकी आंखों में नफरत नहीं होती बल्कि चैलेंज होता है। वो बिना लफ्जों के कह रही होती है कि ये जंग यही खत्म नहीं हुई। मूवी का एंड यही होता है लेकिन कहानी यही रुकती नहीं। ये एक ओपन एंडिंग होती है। अलिता अब पूरी तरह जानती है कि उसका दुश्मन कौन है। वो जानती है कि उसकी जंग सिर्फ एक शहर से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। उसका पास्ट अब उसको कंट्रोल नहीं करता बल्कि उसको डायरेक्शन देता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंसानियत जिस्म से नहीं फेसलॉन से होती है। अलिता मशीन है लेकिन उसके फैसले इंसानी है, और नोवा इंसान है लेकिन उसके फैसले मशीन जैसे बेरहम है। यही मूवी का असल ट्विस्ट है। अलिता एक हीरो इसलिए नहीं बनती कि वो स्ट्रॉन्ग है बल्कि इसलिए बनती है कि वो घालत को घालत कहने की हिम्मत रखती है। वो गिरती है, टूटती है, लेकिन चुप नहीं रहती। और जब एक शख्स चुप रहना छोड़ देता है तो सिस्टम का हिलना लाजमी हो जाता है। मूवी यही खत्म होती है, एक स्वॉर्ड के साथ, एक नजर के साथ और एक वादा के साथ कि जंग अभी बाकी है, जालिम अभी दूर है, लेकिन उम्मीद जिंदा है। और यही अलिता बैटल एंजल सिर्फ एक साइफाई मूवी नहीं रहती बल्कि एक पैगाम बन जाती है।